हम लोग भारत के अपवाह प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे। भारत के अपवाह प्रतिरूप का मतलब है, अपवाह क्या है? नदियाँ और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित अपवाह के जाल को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। भारत में हम लोग नदियों की अगर बात करते हैं तो छोटी, मध्यम और बड़ी नदियों को मिलाकर भारत में नदियों की संख्या 4000 से अधिक है। मोर देन 4000 रिवर्स का स्टडी हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसलिए क्या होता है कि नदियों को, भारत की नदियों को मुख्य रूप से 4 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयी नदी तंत्र। दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तीसरा तटीय नदी तंत्र और चौथा अंतस्थ नदी तंत्र। अब इसमें सबसे पहले हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमालयी नदी तंत्र, हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं इनमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है, इसलिए इन्हें सदा नीरा नदी तंत्र भी कहते हैं, संवहनी नदी तंत्र भी कहते हैं और परा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र भी कहते हैं, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम भी कहते हैं। तो जो ये परा प्रायद्वीपीय या हिमालयन रिवर सिस्टम है, हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत उन सभी नदियों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रृंखला या तिब्बत के पठार से होती है। जिनकी उत्पत्ति हिमालयन रिवर सिस्टम के अंतर्गत उन सभी नदियों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी उत्पत्ति हिमालयी नदी तंत्र, हिमालय पर्वत श्रृंखला या तिब्बत के पठार से होती है। अब इसमें क्या होता है कि हिमालयन रिवर सिस्टम में भी बहुत सी नदियां हैं और इसलिए इनको भी मुख्य रूप से 3 अपेक्षाकृत छोटे नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सबसे पहले हम लोग भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा और इसके सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा और इसकी सहायक नदियों को सम्मिलित किया जाता है। गंगा की जो भी बाईं शाखिकाएँ हैं, दाहिनी शाखिकाएँ हैं, उन सबको सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग गंगा की बात कर रहे हैं। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा और इसकी बाईं शाखिकाएँ, बाएं हाथ की ओर, बाएं तट की ओर जो आकर नदियाँ मिलती हैं उन्हें बाईं शाखिका कहते हैं, और जो दाहिने हाथ की ओर नदी के दाएं तट की ओर आकर मिलती हैं उन्हें दाहिनी शाखिका कहते हैं। तो गंगा की प्रमुख बाईं शाखिकाएँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और भारत के बाहर ब्रह्मपुत्र। और गंगा की प्रमुख दाहिनी शाखिकाओं में यमुना, सोन, दामोदर, पुनपुन और रूपनारायण। सबसे अंतिम दाहिनी शाखिका रूपनारायण हो जाता है। अब हम लोग सबसे पहले गंगा की बात करते हैं। गंगा की उत्पत्ति होती है महान हिमालय में गंगोत्री नामक हिमनद के गोमुख नामक भागीरथी की उत्पत्ति होती है। भागीरथी की एक सहायिका है, बाईं सहायिका भिलंगाना, जो टिहरी में आकर भागीरथी में मिल जाती है। इस संगम के पश्चात टिहरी जो जगह है वहीं पर भागीरथी और भिलंगाना के संगम के दक्षिण में टिहरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्मित किया गया है। भागीरथी और भिलंगाना के संगम के पश्चात जो नदी आगे बढ़ती है उसे आप देख रहे हैं कि भागीरथी नदी के नाम से ही जाना जाता है। भागीरथी नदी आ रही है देवप्रयाग में। यहाँ पर क्या होता है, भागीरथी की एक प्रमुख सहायिका है अलकनंदा, जो देवप्रयाग में आकर भागीरथी में विलीन हो जाती है। और इस संगम के पश्चात जो नदी आगे बढ़ती है उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग। 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड राज्य में और ये 5 प्रयाग बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 5 प्रयाग पर प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आप देखिए गंगा की तो सबसे प्रमुख बाईं सहायिका अलकनंदा देवप्रयाग में आकर गंगा
या भागीरथी में आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम जो देवप्रयाग में होता है के पश्चात आगे बढ़ने वाली नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पहले हम लोग ये जानते हैं गंगा की जो छोटी छोटी शाखिकाएँ हैं, जैसे बद्रीनाथ से निकलती है विष्णु गंगा और हिमालय की एक हिममंडित चोटी से निकलती है, सतोपंत हिमानी से निकलती है, ये सतोपंत हिमानी से निकलती है धौली। दोनों का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में जब विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम हो जाता है विष्णु प्रयाग में, इसके पश्चात जो नदी निर्मित होती है उसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और अलकनंदा की एक प्रमुख बाईं सहायिका है नंदाकिनी, जो नंद प्रयाग में आकर अलकनंदा में विलीन हो जाती है। इसके पश्चात अलकनंदा नदी नंद प्रयाग से जब आगे बढ़ती है तो जब कर्ण प्रयाग में पहुंचती है तो अलकनंदा की एक अन्य प्रमुख बाईं सहायिका पिंडार है, जो पिंडार ग्लेशियल से बागेश्वर नामक स्थान के पिंडार ग्लेशियल से निकलने वाली नदी पिंडार कर्ण प्रयाग में आकर अलकनंदा में विलीन हो जाती है। इसके पश्चात अलकनंदा आगे बढ़ती है तो अलकनंदा की एक महत्वपूर्ण दाहिनी सहायिका है, अलकनंदा की एक महत्वपूर्ण दाहिनी सहायिका है मंदाकिनी, जो केदारनाथ से निकलती है और ये आकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में विलीन हो जाती है। इसके पश्चात जो नदी आगे बढ़ती है उसे अलकनंदा के नाम से ही जाना जाता है और अलकनंदा आकर के देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी में विलीन हो जाती है। अलकनंदा किस ओर से आ रही है? अलकनंदा बाईं ओर से आकर के भागीरथी में देवप्रयाग नामक स्थान पर विलीन हो जाती है और अलकनंदा और भागीरथी का संगम जब देवप्रयाग में होता है उसके पश्चात जो नदी आगे बढ़ती है उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, या इसी को अन्य तरह से प्रश्न के पैटर्न को बदल कर पूछा जाता है। इसके अलावा ये पांचों प्रयाग के बारे में पूछा जाता है, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है कि सबसे उत्तर में देखिए विष्णु प्रयाग है, फिर उसके दक्षिण में नंद प्रयाग है, उसके दक्षिण में कर्ण प्रयाग है, उसके दक्षिण में रुद्र प्रयाग है, उसके दक्षिण में देव प्रयाग है। इन पांचों प्रयाग पर प्रश्न पूछा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब हम लोग बात कर रहे हैं गंगा नदी के बारे में। ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी और ये गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमानी के गोमुख नामक स्थान से 3900 मीटर की ऊंचाई से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। इसके पश्चात गंगा नदी देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, अमरोहा, फतेहगढ़, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर, बलिया, छपरा, पटना, मुंगेर, भागलपुर और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से प्रवाहित होते हुए यह 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है और यहाँ पर इसकी एक शाखा भागीरथी के नाम से जानी जाती है और ये आगे बढ़ कर के बांग्लादेश के राजशाही ज़िले में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और इसकी दूसरी शाखा हुगली के नाम से प्रवाहित होती है पश्चिम बंगाल राज्य में। और बांग्लादेश के गुलांडो नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र को गंगा नदी अपने में समाहित करते हुए 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी की अगर भारत में हम लोग लंबाई देखते हैं तो 2410 किलोमीटर है। देवप्रयाग से फरक्का तक इसकी लंबाई 2070 किलोमीटर है और भारत के अलग अलग राज्यों में इसकी लंबाई अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है, बिहार में 445 किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है। इस आधार पर भी प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में पड़ती है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। गंगा नदी के बेसिन का जो क्षेत्रफल है भारत में वो है 9,51,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद गंगा नदी की हम लोग बात करते हैं
बात कर रहे हैं, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ये भारत की जो राष्ट्रीय नदी है गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत में इसकी गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है, कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई है 2070 किलोमीटर। जहाँ से जनरली देवप्रयाग से लेकर फरक्का तक इसकी लंबाई 2070 किलोमीटर है। अगर हम लोग गोमुख से और फरक्का तक गंगा की लंबाई देखते हैं तो 2410 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल देखेंगे तो उस दृष्टि से भी इसका गंगा के अपवाह क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, गंगा के अपवाह क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वह ब्रह्मपुत्र से ज़्यादा है और इसलिए ब्रह्मपुत्र सहायिका है और गंगा प्रमुख नदी है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है जबकि गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। बहुत से इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि गंगा की लंबाई तो 2525 किलोमीटर है, कम है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। फिर भी गंगा प्रमुख नदी और ब्रह्मपुत्र उसकी सहायिका क्यों कहलाती है? तो केवल लंबाई महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे इंसान की केवल लेंथ महत्वपूर्ण नहीं है, उसका कद महत्वपूर्ण है, उसका पद महत्वपूर्ण है। ऐसे नदियों के लिए भी क्या होता है, उसके बेसिन क्षेत्र का क्षेत्रफल देखा जाता है। जिसकी बेसिन क्षेत्र का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वो बड़ी नदी होगी, प्रमुख नदी होगी, और जिसकी लंबाई ज़्यादा होने के बावजूद बेसिन क्षेत्र का क्षेत्रफल कम होगा वह क्या होगी, सहायिका होगी और छोटी नदी कहलाएगी उसकी तुलना में। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर ज़रूर है लेकिन इसके अपवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल गंगा से कम है, इसलिए ब्रह्मपुत्र सहायिका है। और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, इसकी लंबाई कम है लेकिन अपवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल गंगा का ब्रह्मपुत्र से ज़्यादा है, इसलिए गंगा प्रमुख नदी हो गई। बात कर रहे हैं कि भारत, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप बेधड़क आप गंगा बताएंगे बिना कोई कन्फ्यूज़न के। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में अपवाह क्षेत्र के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भी इसका उत्तर गंगा होगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी, तब आप ब्रह्मपुत्र बता सकते हैं। तब आप ब्रह्मपुत्र बताएंगे कि भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है जबकि भारत में इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर के आसपास है। जो जैव विविधता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में जो गंगा नदी है इसकी जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। इसमें प्रजातियों की, मछलियों की जो 150 प्रजातियाँ हैं, उभयचरों की 90 से अधिक प्रजातियाँ हैं। जो जलीय जंतु एक डॉल्फिन है जिसे गंगा की गाय कहते हैं, डॉल्फिन इसी नदी में पाई जाती है और डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है और गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा नदी के जो जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं, लेकिन आजकल आप कहीं कहीं देखते होंगे कि गंगा नदी के जल में कहीं कहीं आपको कीड़े भी दिखाई देते होंगे। उसका कारण गंगा नदी का जल नहीं है बल्कि इस जल में जो इसके तट पर बसे हुए नगर हैं, औद्योगिक नगर हैं, उन औद्योगिक नगरों के इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, औद्योगिक मलबों का विसर्जन गंगा नदी में किए जाने के कारण इसके जल में कहीं कहीं आपको अशुद्धियाँ मिलेंगी और ये अब इसका जल अमृत कहा जाता है, गंगा का जल। और भारत के उत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत है। उत्तर भारत की संस्कृति का एक प्रतीक है गंगा। इसके तट पर आप जानते हैं कि जो मेला लगता है कुंभ का मेला लगता है गंगा नदी के तट पर और गंगा नदी को आदर्श माना जाता है। यहाँ तक कि विभिन्न गानों में इस नदी का प्रयोग करते हैं कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी सजना तेरे जिंदगानी रहे। इसके अलावा जब सनातन धर्म में शादी विवाह होती है तो वहाँ पर भी विद्वान विवाह कराने वाले पंडित जी लोग गाते हैं कि जहीं जल गंग यमुन जल धारा अचल होई अहवात तुम्हारा, अर्थात उस स्त्री जिसका विवाह होता है उसके पति के दीर्घायु की कामना गंगा में जल के प्रवाह से तुलना की जाती है। अर्थात भारतीय जनमानस में यह माना जाता है कि गंगा का जल अविरल प्रवाहित होता रहेगा, सदा नीरा नदी है गंगा।
उत्तर भारत की प्राण है गंगा, और हम लोग गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। गंगा की जो प्रमुख 22 सहायिकाएँ हैं उनमें सबसे पहले हम लोग रामगंगा की बात करते हैं। रामगंगा जो नदी है यह नैनीताल जिले के गैरीसन पहाड़ियों से निकलकर शिवालिक को पार करते हुए 690 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कन्नौज में गंगा में विलीन हो जाती है। जो गंगा नदी है कन्नौज में गंगा में विलीन हो जाती है। अमरोहा में अक्सर ये बाढ़ लाती है गंगा नदी, रामगंगा नदी। और गंगा की दूसरी नेक्स्ट हम लोग 22 सहायिका पढ़ रहे हैं। गोमती नदी पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से निकलती है, लखनऊ जौनपुर में प्रवाहित होते हुए गाजीपुर में गंगा में विलीन हो जाती है। गोमती नदी 940 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद एक है सरयू नदी या शारदा नदी। सरयू या शारदा नदी नेपाल हिमालय के मिलांग हिमानी से निकलती है और बहराइच में यह घाघरा में विलीन हो जाती है। इसके बाद घाघरा नदी नेपाल हिमालय के मापचा चुंगो हिमनद से घाघरा नदी निकलती है और यह आकर छपरा में गंगा में विलीन हो जाती है। घाघरा कहाँ पर गंगा में विलीन होती है? छपरा में। याद करना बहुत आसान है, घाघरा छपरा दोनों के लास्ट, दोनों का तुकांत रा से है। घाघरा छपरा में गंगा में विलीन हो जाती है। घाघरा की एक अन्य जो 22 सहायिका है वो है राप्ती, जो गोरखपुर से निकलकर देवरिया में घाघरा में विलीन हो जाती है। और घाघरा की जो प्रमुख दाहिनी सहायिका है वह है शारदा या सरयू या काली, जो बहराइच में आकर घाघरा में विलीन हो जाती है। और घाघरा राप्ती और शारदा को अपने में समाहित करते हुए छपरा में गंगा में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट नदी है गंडक नदी की जो उत्पत्ति होती है वह धौलागिर और एवरेस्ट के मध्य महान हिमालय की हिममंडित चोटियों से 2 महान नदियों की उत्पत्ति होती है, जिसमें एक का नाम है काली गंडक और दूसरी का नाम है त्रिशूल गंगा। इन काली गंडक और त्रिशूल गंगा, इन 2 नदियों के संगम के पश्चात जो नदी आगे बढ़ती है उसे गंडक नाम से जाना जाता है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा के संगम के पश्चात आगे बढ़ने वाली नदी गंडक के नाम से जानी जाती है। गंडक नदी को शालिग्रामी भी नेपाल के उच्च पर्वतीय भागों में गंडक नदी को शालिग्रामी कहते हैं और निम्न पर्वतीय भागों में इसे नारायणी कहते हैं। 425 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए पटना जिले के हाजीपुर नामक स्थान पर गंगा में विलीन हो जाती है गंडक नदी। पटना जिले के हाजीपुर नामक स्थान पर गंगा में बाईं ओर से आकर विलीन होने वाली नदी गंडक है। 425 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। गंडक को नेपाल के उच्च पर्वतीय भागों में शालिग्रामी और निम्न पर्वतीय भागों में नारायणी कहते हैं। इसका भी एक लंबा इतिहास है कि शालिग्रामी क्यों कहते हैं, क्योंकि गंडक नदी में जो पेबल्स गोल गोल पत्थर प्रवाहित होते रहते हैं, वो काले काले रंग के गोल गोल जो पत्थर प्रवाहित होते हैं उनको शालिग्राम कहा जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का एक रूप है शालिग्राम, और इस आधार पर माना जाता है इस जल में शालिग्राम प्रवाहित हो रहे हैं और इसी आधार पर इसको शालिग्रामी कहते हैं। और निम्न पर्वतीय भागों में नारायणी कहते हैं गंडक को। और इसकी नेक्स्ट जो सहायिका है कोसी नदी है। कोसी नदी तिब्बत के पठार पर स्थित फुंगचू नामक स्थान से निकलती है। तिब्बत के पठार पर स्थित फुंगचू नामक स्थान से निकलती है कोसी नदी। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। कोसी नदी पूर्ववर्ती नदी का मतलब कि इसकी उत्पत्ति हिमालय के उत्थान के पहले से है। जिस प्रकार हिमालय का उत्थान होता गया उससे भी अधिक दर से कोसी नदी अपनी घाटी को लंबवत अपर्दन करते हुए गहरा करती गई और आज भी उसी मार्ग पर प्रवाहित हो रही है जिस मार्ग पर यह हिमालय के उत्थान के पहले प्रवाहित हो रही थी। इसीलिए कोसी भी क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। कोसी जो नदी है यहाँ पर तिब्बत के पठार के फुंगचू नामक स्थान है। यहाँ से 3 नदियों की उत्पत्ति होती है, शन कोसी, तामूर कोसी और अरुण कोसी। इन तीनों नदियों के संगम के पश्चात जो नदी आगे बढ़ती है उसे कहते हैं कोसी नदी। और कोसी नदी को जनरली नेपाल के उच्च पर्वतीय भागों में कोसी को अरुण कहते हैं।
कोसी को अरुण कहते हैं, और निम्न जो जब नेपाल के निम्न भागों में इसे सप्तकोशी भी कहते हैं। और जब ये चंपारण ज़िले के मोतिहारी नामक स्थान पर जब ये मैदान में आती है तब इसको कोसी कहते हैं। 720 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बिहार के भागलपुर नामक स्थान पर यह गंगा में विलीन हो जाती है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए सबसे कुख्यात नदी है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तित करती रहती है, मिएंडरिंग करती है, मिएंडरिंग नदी विसर्प बनाती है, और इसी कारण कोसी नदी के बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे विश्व में सबसे ज़्यादा मिएंडरिंग या विसर्प बनाने के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? विश्व में चीन की होंगहो नदी है, और इसीलिए होंगहो को चीन का शोक कहते हैं। जो नदी मार्ग परिवर्तित करती रहती है उसके बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करना मुश्किल होता है। इसी तरह से भारत की जो मार्ग परिवर्तन के लिए सबसे कुख्यात नदी है वो कोसी नदी है, और मार्ग परिवर्तन के कारण ही अर्थात मिएंडरिंग के कारण या नदी विसर्प के निर्माण के कारण इसके बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करना मुश्किल होता है। वर्तमान समय में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोसी नदी बिहार राज्य विनाश का तांडव रच रही है। कोसी नदी भागलपुर में गंगा में विलीन हो जाती है। और इसके बाद एक जो अंतिम भारत में गंगा की अंतिम प्रमुख बाई सहायिका है, वो है महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर और बंगाल के साहिबगंज ज़िले में गंगा में विलीन हो जाती है। सिलीगुड़ी में यह दोआब में प्रवेश करती है, और भारत में गंगा की अंतिम प्रमुख बाई सहायिका है। इसके बाद जो गंगा की प्रमुख बाई सहायिका होगी वह कहाँ पर? वो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र हो जाती है। इसके बाद हम लोग गंगा की प्रमुख दाहिनी सहायिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। गंगा की प्रमुख दाहिनी सहायिकाओं में यमुना को आप देख रहे हैं। यमुना जो यमुनोत्री महान हिमालय में बंदरपुर श्रेणी में यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है। महान हिमालय के बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, और यह करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, दिल्ली, पलवल, कोसी, मथुरा, आगरा होते हुए इलाहाबाद में आकर दाहिनी ओर से गंगा में विलीन हो जाती है। यमुना गंगा की प्रमुख दाहिनी सहायिका है, और 1370 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह भारत की एक लंबी नदी है। ये यमुना नदी में प्रदूषण काफ़ी अधिक है, क्योंकि यह आ रही है करनाल से। हरियाणा की जो बहुत ही औद्योगिक नगर हैं, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, इसके बाद दिल्ली है। मथुरा की ऑयल रिफाइनरी आप जानते हैं, मथुरा की ऑयल रिफाइनरी के औद्योगिक मलबे यमुना नदी में विसर्जित किए जा रहे हैं। और आगरा में चमड़ा धोने का काम यमुना नदी में किया जा रहा है। इसी कारण यमुना नदी के जल में प्रदूषण की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यमुना नदी के जल का जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो काफ़ी ऊंचा है। इसका जो COD है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो भी काफ़ी ऊंचा है। गंगा यमुना नदी के जल का कई स्थानों पर AGI मतलब एल्गी जीनस इंडेक्स मोर देन 20 है, 20 से अधिक है। अर्थात शैवाल की विभिन्न प्रजातियों की संख्या इसमें एक जो घन सेंटीमीटर एरिया है उसमें 20 से अधिक शैवाल की प्रजातियां इसमें मिलती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, यमुना का जल बहुत ही प्रदूषित है। यमुना का जल काफ़ी प्रदूषित है, और जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वह यह कहता है कि यमुना के जल को बिना आप प्योरीफाई किए आप इसको सीधे सीधे पी नहीं सकते हैं यमुना नदी को। और हम लोग जो यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो यमुना की प्रमुख दाहिनी सहायिकाएँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और जो प्रमुख बाईं सहायिकाएँ हैं उनको हम लोग यमुना नदी के साथ अलग से पढ़ेंगे अभी। इसके बाद हम लोग सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी
मैकाल पठार के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। मैकाल पठार के अमरकंटक नामक स्थान से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए पटना के पहले जो सोनपुर पड़ेगा, सोनपुर, रामपुर, दानापुर, वहाँ पर यह गंगा में विलीन हो जाती है। गंगा की एक प्रमुख यह दाहिनी सहायिका है और इस सोन की एक प्रमुख जो सहायिका है वो रिहंद है, जो दाहिनी ओर से आकर के सोन में, इधर दाहिनी ओर से आकर सोन में विलीन होती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी रिहंद है और इसी पर रिहंद बांध निर्मित किया गया है। रिहंद बांध के निर्माण के कारण रिहंद नदी पर रिहंद जल विद्युत संयंत्र स्थापित है और रिहंद जल विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए जो बांध बनाया गया है, उस बांध से जो यहाँ कृत्रिम झील बनी है उसका नामकरण उत्तर प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री हैं गोविंद वल्लभ पंत के नाम से गोविंद वल्लभ पंत सागर रखा गया है। यह केवल उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंद नदी पर जो रिहंद बांध के कारण झील निर्मित हुई है, मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील, उसका नाम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर उसका नाम रखा गया है। उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र कौन सा है, ये रिहंद जल विद्युत संयंत्र है और सोन की प्रमुख दाहिनी सहायिका कौन सी है, रिहंद है। तो ये हम लोग बात कर लिए। और गंगा की एक नेक्स्ट दाहिनी सहायिका है दामोदर नदी। तो जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी यह झारखंड पठार से निकलकर झारखंड पठार के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली में विलीन हो जाती है। दामोदर भ्रंश में प्रवाहित होती है और दामोदर भ्रंश घाटी के दोनों ओर कोयले का विशाल निक्षेप पाया जाता है और इस नदी में, दामोदर नदी में कोयले की धुलाई और ढुलाई, ढोने का काम और धोने का काम दोनों किया जाता है। इसी कारण दामोदर नदी की घाटी को रूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। रूर जर्मनी में एक नदी घाटी क्षेत्र है, भ्रंश घाटी क्षेत्र है। रूर भ्रंश है जर्मनी में, जिसमें रूर नामक नदी बहती है और इस नदी की भ्रंश घाटी कोयले के, लिग्नाइट प्रकार के कोयले के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी की रूर नदी लिग्नाइट प्रकार के कोयले के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारत की दामोदर नदी की घाटी बिटुमिनस प्रकार के कोयले के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण भारत की दामोदर नदी घाटी को रूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि रूर घाटी, किस नदी की घाटी को रूर घाटी के नाम से जाना जाता है, तो दामोदर नदी घाटी को रूर घाटी के नाम से जाना जाता है। और जो दामोदर नदी घाटी है, यह पहले दामोदर नदी क्या होता था कि जब ये हुगली में मिलती थी उसके पहले पश्चिम बंगाल में अक्सर बाढ़ लाया करती थी और इसी कारण इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। और इस बाढ़ को कम करने के लिए ब्रिटिश काल से ही दामोदर नदी के सहारे कई नहरें निकाली गईं और दामोदर नदी पर कई नहरें निकाली गईं, फिर भी इसकी बाढ़ की समस्या का निजात नहीं हुआ। तो हमारे देश में स्वतंत्रता के तत्पश्चात 1948 में ही, 1948 में ही देश जैसे स्वतंत्र हुआ उसके ठीक पश्चात 1948 में अमेरिका की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है उसी की तर्ज पर दामोदर नदी घाटी पर DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का गठन किया गया, जिसके तहत पंचेत बांध, तिलैया बांध, मैथान बांध आदि बांधों का निर्माण कर दामोदर तथा इसकी सहायक नदियों के जल को नियंत्रित किया गया, जिससे विद्युत उत्पादन में भी वृद्धि हुई, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ। और जो दामोदर नदी है यह पश्चिम बंगाल और पूरे जो छोटा नागपुर पठार है उसका आज ये वरदान कही जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार का वरदान और पश्चिम बंगाल का वरदान है। दामोदर नदी अपनी इसकी महत्ता बढ़ गई, इसके जो नकारात्मक प्रभाव था उसको सकारात्मक में बदल दिया गया। पश्चिम बंगाल का वरदान है आज ये दामोदर नदी। और दामोदर नदी, प्रश्न इस पर आएगा कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी दामोदर किस नदी घाटी को रूर घाटी के नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर आप बताएंगे दामोदर। और दामोदर नदी
किस छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? या तो दामोदर। और भारत की सबसे प्रदूषित नदी, तो इसका भी उत्तर दामोदर होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी पूछा जाए तो इसका उत्तर यमुना होगा और भारत की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर होगा। एक प्रश्न इसमें और भी पूछा गया है दामोदर नदी पर कि किस नदी की घाटी को जैविक रेगिस्तान बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दामोदर। दामोदर नदी की घाटी को जैविक रेगिस्तान बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। दामोदर के दक्षिण में एक रूपनारायण है जो साढ़ क्षेत्र, जो पश्चिम बंगाल का राढ़ और साढ़ क्षेत्र है, जो धान की उच्च उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है, उससे प्रवाहित होते हुए हुगली में विलीन हो जाती है। गंगा की अंतिम दाहिनी प्रमुख सहायिका रूपनारायण है, जो हुगली में, दामोदर के भी दक्षिण में हुगली में विलीन हो जाती है। गंगा और उसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हम लोगों ने संक्षेप में अध्ययन किया है। कल हम लोग यमुना नदी तंत्र के बारे में ब्रीफ डिस्कस करेंगे। इसके बाद सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का भी अध्ययन इस अध्याय में, इस श्रृंखला में हम लोग करेंगे। भारत की नदियों के संदर्भ में हम लोग इनका भी अध्ययन करेंगे और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हिमालय नदी तंत्र पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर आप सही से देने में समर्थ होंगे।